एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे रखा गया पॉइंट पर कितना पोटेंशियल मिलेगा अपने को ये पता करना है। ठीक है, आ जाओ पता कैसे करते हैं। गाइस देखो यहाँ पे अपन लोग जानते हैं इन दिस केस वी एज्यूम दैट द चार्जेज आर प्लेस्ड एट इनफाइनाइट सो द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों ली है, अपने को तो पोटेंशियल निकालना है, फायदा है ना, क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिलता है, वर्क से मिलता है। अब जब वर्क करोगे तो एनर्जी मिल जाएगा, तो एनर्जी निकालेंगे तो वही आपका वर्क है। ठीक है, और अपन लोग पोटेंशियल का डिफिनेशन से जानते हैं वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, तो अपन लोग रख देंगे वर्क को और क्यू से डिवाइड कर देंगे तो अपना पोटेंशियल आ जाएगा। दैट्स वाई अपन लोग पहले एनर्जी को निकाल रहे हैं। तो जब पोटेंशियल एनर्जी अपन लोग निकालते हैं तो अपने को एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में अपन लोग इनफाइनाइट पे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में अर्थ के सरफेस को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के केस में क्या होता है, जीरो होता है। अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो mgh मैग्नीट्यूड से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, ये आप जानते हैं, है ना। तो खैर वो सब तो ग्रेविटेशनल का है कंसेप्ट। अभी आ जाओ यहाँ पे, इनफाइनाइट से पहली दफा चार्ज Q1 को लेके आ रहे थे इस स्पेस पे। इस स्पेस पे जैसे लेके आएंगे तो पहले से कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, जब कोई चार्ज नहीं था तो आपको आराम से लाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से लेके आ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की नीड नहीं है। लेकिन Q2 को जैसे इनफाइनाइट से लेके आएंगे, थोड़े दूर तो मस्त आएगा, लेकिन जैसे ही जिस पॉइंट से इस Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो जाता, उस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेंगे तो इस पे एक फोर्स लगना चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पॉइंट चार्ज की वजह से। ये वो वाला पॉइंट है जहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होता है, मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ से तो जैसे ही और अंदर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे लगना चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चालू हो जाएगा। तो ये बाहर की ओर लगेगा यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे इसको r डिस्टेंस पे लाके रखना है, तो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करने के लिए उसी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट कराना चाहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ से यहाँ कराना चाहते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स भी अपन ने इधर लगा लिया, और हम उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जितना बाहर की इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उससे ज्यादा थोड़े नहीं लगाएंगे। उससे ज्यादा लगाएंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लॉजिकली सोच के देखो ना, यदि कम फोर्स से काम चल रहा है तो क्या आप ज्यादा लगाओगे? नहीं, पैसा बचत करेंगे। यहाँ पे पैसा बचत का क्या मतलब हो गया, एक्सटर्नल फोर्स जिस डिवाइस से आप यहाँ सप्लाई करोगे वो डिवाइस क्या है, बैटरी। तो बैटरी यदि 10 वोल्ट का बैटरी है, वो एक्सटर्नल फोर्स Fe के बराबर प्रोड्यूस करने में या फिर सप्लाई करने में सफिशियंट है, तो ऑब्वियसली सी बात है ना, 20 वोल्ट बैटरी भी आपको एक्सटर्नल फोर्स उतना प्रोवाइड करेगा ही जितना Fe के बैलेंस करने के लिए सफिशियंट है। आप कौन सा लगाओगे, ज्यादा पैसा लग गया? नहीं, इकोनॉमिकली कौन सा होगा, 10 वाला होगा, तो 10 वाला अपन लगाएंगे। तो यहाँ से इतना समझ में आता है अपने को कि एक्सटर्नल फोर्स जो है ऑलमोस्ट Fe के बराबर हम अप्लाई करेंगे। Fe यदि 5 न्यूटन है तो एक्सटर्नल फोर्स हम 5.00000001 इतना पुट करेंगे। कैलकुलेशन पर्पज से लगभग ऑलमोस्ट F एक्सटर्नल जो है उसको हम इक्वल मानेंगे, F एक्सटर्नल इक्वल टू होगा Fe का। अब जरा देखो इन दोनों में कैसा है, रिलेशन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एक्सटर्नल फोर्स इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों फोर्स ही वर्क करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव वर्क करेगा, एक नेगेटिव वर्क करेगा। पॉजिटिव वर्क कौन करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट की ओर फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की ओर फोर्स कौन लग रहा है, F एक्सटर्नल, ये वाला। डिस्प्लेसमेंट भी इधर, आपका एक्सटर्नल फोर्स भी इधर, तो इस एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क कितना होगा, पॉजिटिव होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट का, तो Fe द्वारा किया गया वर्क कितना मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो मान लेते हैं इधर डिस्प्लेसमेंट dx हो गया, तो इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी dx से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दोनों का ये वाला जो वर्क मिला इसको W एक्सटर्नल बोल रहे हैं। ये वाला जो वर्क मिला, क्योंकि Fe मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट्स वाई यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव लिख दिए, और दोनों मैग्नीट्यूड में कैसा है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए। समझ में आ गया? यही रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है अपने को, वी नो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस WC।
गाइस अब W1 क्या है यहाँ पे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1। Q1 को जब अपन लोग लेके आ रहे थे तो कोई एक्सटर्नल मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं था, अपोज करने वाला कोई नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों ले रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को क्यों नहीं ले रहे हैं? लॉजिक है, लॉजिक ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालना जानते हैं अपन लोग, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से वर्क डन निकाल रहे हैं। और एक्सटर्नल करना तो निगेटिव टाइम्स में करना है, तो निगेटिव कर देंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ से निकालना जानते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से अपन लोग वर्क निकाल रहे हैं। W2 क्या है यहाँ पे, वर्क डन बाय Fe। अब क्योंकि Q1 यहाँ पे आ गया है तो Fe को वर्क करना पड़ेगा। वो मान लेते हैं कितना वर्क करना कर लिया, W2 कर लिया। तो W2 को कैसे निकालेंगे, W2 को निकालने के लिए मान लेते हैं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, उसके दौरान Fe ने जितना वर्क किया वो है मेरा dw। तो dw हो गया वर्क डन बाय Fe ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2 बाय डिस्प्लेसमेंट बाय dx। dx डिस्प्लेसमेंट करने पे Fe जो वर्क कर रहा है वो मेरा कितना है, W2 है। अच्छा, इसीलिए W2 बराबर क्या हो जाएगा, Fe डॉट dx हो जाएगा। और कूलम्स लॉ से अपन लोग इसको 1 मान लिए, कहा गया 1 इसको है तो इसको 2 मान लिए। कूलम्स लॉ से फॉर्मूला जानते हैं, Fe बराबर k Q1 Q2 बाय x डिस्टेंस। यहाँ से ही तो फोर्स लगना चालू हुआ, इससे पहले तो फोर्स ही नहीं लग रहा था। x डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, ये तीसरा नंबर। फ्रॉम 2 एंड थर्ड से डॉट को हटाएंगे तो cos थीटा आता है, Fe का मैग्नीट्यूड इंटू dx का मैग्नीट्यूड इंटू cos। गाइस यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180, दैट्स वाई यहाँ पे 180 है, ठीक है। अब देखो Fe का मैग्नीट्यूड तो यहाँ से रख दिया, ये वाला चीज हो गया आपका। अब ये dx को माइनस क्यों पुट किया है, क्योंकि dx जो है मेरा घट रहा है, x घट रहा है तो मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिस्टेंस घटता है तो उसे अपन लोग निगेटिव लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट जब घटता है तो उसको निगेटिव में लिखते हैं, बढ़ता है तो पॉजिटिव में लिखते हैं। तो x जो मिलेगा वो आपका घट रहा है, तो dx का जो छोटा सा क्वांटिटी मिलेगा वो घट के मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा, ऐसे अपन लोग लिखते हैं, है ना, वेक्टर से आप जानते हो। तो अपने को पता चल गया कि dx जो आने वाला क्वांटिटी है वो निगेटिव में होगा, भले ही कितना छोटा है, 0.00001 है लेकिन निगेटिव में है, ठीक है। जब आने वाला क्वांटिटी निगेटिव है तो मॉड को पता चले कि निगेटिव आने वाला क्वांटिटी है तो माइनस बाहर से एक दे देता है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, इसीलिए माइनस dx है। समझ में आ गया ये बात। cos 180 डिग्री का मान -1 होता है तो ये -1 है। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वाला क्वांटिटी एच डी और ये dx आ गया अपने पास। यदि अपने को W2 निकालना है, ठीक है, तो W2 ये क्या है, टोटल वर्क डन बाय Q2 बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो अपन लोग शुरुआत से कहाँ से लेके आ रहे थे, इनफाइनाइट तक, और कहाँ पे लाके रखना है अब इसको, r डिस्टेंस पे लाके रखना है तो R2 रख दिया। k Q1 Q2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/x² dx अंदर में फंस के रह गया। 1/x² बच्चा जानता है इंटीग्रेशन, इसको ऊपर भेज देंगे तो पावर में -2 हो जाएगा, और पावर फॉर्मूला अपन ने लगा दिया तो पावर में एक जुड़ गया, उसी से डिवाइड होता है। और ये इनफाइनाइट ये r है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस आएगा जो बाहर लिख दिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x⁻1 आएगा, -1, वो -1 को वापस से नीचे भेज दिए तो 1/x हो गया। अभी क्या हो गया, इनफाइनाइट से r है, ये माइनस बाहर है, आप अपर लिमिट को पहले पुट कर दिए तो 1/x हो गया r की जगह, और -1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो ये टर्म तो खत्म हो गया। -k Q1 Q2 केवल r से मल्टीप्लाई हो गया तो -k Q1 Q2 बाय r हो गया। W2 बराबर कितना हो गया, इतना एनर्जी अपने को देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना काम करेगा, इतना वर्क करेगा, ठीक है। अब टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो अपन लोग दो फोर्स को मान रहे हैं, वर्क कर रहा है दो चार्ज की वजह से, एक तो W1 और W2। लकीली W1 का मान कितना, 0 है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ पे कितना आ गया, W इक्वल टू इसको 0 पुट कर देंगे तो इतना आ गया, इसको 5 बोल दिए। अब 1 और 5 है, इस वाले 1 और 5 से हम लोग जानते हैं W एक्सटर्नल इक्वल टू -WC, उसका फायदा उठाएंगे, माइनस तो यहाँ से आएगा पहले से इधर से, और WC का मान देखो यहाँ पे निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाता। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r हो गया, ठीक है। अब
आज पर डेफिनेशन, पोटेंशियल के डेफिनेशन से अपन लोग जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो किस पे अपन लोग वर्क कर रहे हैं, इस Q2 पे वर्क कर रहे हैं दूसरी बार, है ना। तो पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन, देखो यहाँ पे के Q1 Q2 बाय आर, तो Q के जगह अपन लोग Q2 लिख दिए। जैसे ही लिखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा के Q1 बाय आर। Q1 बोल दो या Q बोल दो, बात बराबर है। आप के का बस सिंबल ही तो है, और क्या इसमें। आप के का मान रखना चाहते हो तो रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसमें वैल्यू पुट है के का, इसमें वैल्यू पुट नहीं है। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, अब आपका ये सारे काम की नहीं है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आ जाओ, 1 2 3 डन। तो दोस्त आज वाला वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। कल वाले वीडियो में आई थिंक अपन लोग देखेंगे कल वाला वीडियो में, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा। तो मिलते हैं गाइस कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।